हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। वीडियोस ऑन करो। वीडियोस ऑन कर लीजिए सब लोग। वीडियोस ऑन नहीं हुए अभी तक, क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली यार थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अच्छा, मान्या। Yes, sir. Same अभी बीच में लाइट चली गई थी तो अनस्टेबल ही हो रहा है अभी भी। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो। जब भी इंटरनेट स्टेबल हो जाए तब वीडियोस ऑन कर लेना। नाउ लास्ट क्लास अपन ने क्या किया था, जल्दी से रिकॉल करते हैं। लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट किया था एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू वाज हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। ठीक है, इंटरनली डिवीजन कर रहे हैं, एक्सटर्नली की बात नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बिल्कुल भी इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं। तो उस रेशियो, गिवन रेशियो में अपन लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं, वी सॉ दैट देयर वर टू मेथड्स। एक मेथड था कि ये लाइन सेगमेंट है, इसके अक्यूट एंगल पे एक रे बनाया, उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कर दिए इक्वल टू द से रेशियो इज m/n, तो m+n नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे कर दिए। फिर आगे प्रोसीड करेंगे स्टेप्स में। ठीक है, याद आ रहा है? एक ऐसा था कि अगर m/n है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाया, एक रे इधर बनाऊंगा, एक रे इधर से पैरेलल टू दिस रे, आई विल मेक वन रे फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे m डिविजन्स, यहाँ पे n डिविजन्स, और फिर अपन उनको ज्वाइन करेंगे टू गेट सिमिलर ट्राइंगल्स एंड वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा m/n। ठीक है, याद आ रहा है क्या ये सब? आदि, नील, तुमने देख लिए थे क्या वीडियोस? यस सर। दोनों, मैथ्स और साइंस? यस सर। यस सर। क्लियर है या कोई डाउट है उसमें? सर क्लियर तो है। मेरे को वो समझ नहीं आया, कंस्ट्रक्टिंग अ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, कंस्ट्रक्टिंग सिमिलर ट्रायंगल में क्या समझ में नहीं आया? सर कोई पूरा नहीं स्पेसिफिक चीज आया, बता, क्या पूरा ही समझ में नहीं आया? पूरा नहीं आया। क्यों, ऐसा क्या हो गया उसमें? मैंने 2 बार समझाया था अच्छे से। कुछ स्पेसिफिक चीज समझ में नहीं आई होगी ना, ऐसे थोड़ी कि पूरी चीज ही समझ में नहीं आई। पहले तो मैंने स्टेप्स किए कि ये स्टेप्स करते हैं, उसके बाद मैंने समझाया था कि व्हाई दी स्टेप्स आर वैलिड, व्हाई दे आर गिविंग मी अ सिमिलर ट्रायंगल इन द गिवन स्केल फैक्टर। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम आ रही होगी तुझे। बट आज मैं नेक्स्ट वाला करूंगा, स्केल फैक्टर जब ग्रेटर देन 1 है, अगर उसमें नहीं आएगी प्रॉब्लम तो वापस देखना पहला वाला कि उसमें क्या है। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम वापस एग्जिस्ट कर रही है तो आस्क मी अगेन कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आज अपन कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं फॉर मेकिंग अ सिमिलर ट्रायंगल व्हेन द स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। construct a similar triangle when the scale factor, which we usually denote by k, is greater than 1। क्या स्केल फैक्टर सबको समझ में आ गया था क्या चीज होती है? स्केल फैक्टर का कॉन्सेप्ट सिंपल है। न्यू ट्राइंगल की साइड, साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल से Sn अपॉन साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल किस रेशियो में है? से m/n रेशियो में है, तो ये ही अपना के स्केल फैक्टर हो जाएगा। दिस इज द स्केल फैक्टर कि नए ट्राइंगल की साइड पहले वाले ट्राइंगल के साइड के किस रेशियो में है, मींस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन विच रेशियो, दैट इज स्केल फैक्टर। अगर k इज लेस देन 1 तो क्या मतलब है कि नया ट्राइंगल की जो साइड है
वो ओरिजिनल ट्राइंगल के साइड से छोटी है, तब स्केल फैक्टर कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। व्हेन स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, उसका क्या मतलब हुआ, दैट Sn upon Sg, Sn is side of new triangle and Sg is side of given triangle, it is greater than 1, means M is greater than N. M is the side of the new triangle, N is the side of the old triangle, तो M is greater than N, मतलब नया ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल से बड़ा बनेगा। क्या ये लॉजिक आया समझ में? अरे यस और नो? अभी तो तुम लोग को इसी में कंफ्यूजन होता है कि बड़ा ट्राइंगल बनेगा या छोटा ट्राइंगल बनेगा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? सर आ गया समझ में। क्या कर रहे हो यार, रिप्लाई तो करा करो, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या चल रहा है दिमाग में। आई वुडंट इवन नो कि अगर समझ में आया नहीं समझ में आया, व्हेन यू आर नॉट सेइंग यस और नो। अरे बाकी लोग भी बताओ कुछ। मान्या, आदि, नील, क्या यस करूं सर, मैं? थोड़ा थोड़ा सा नहीं समझ में। अरे थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा समझ में आने का क्या मतलब है? या तो सर पूरा नहीं समझ में आता है या आता। नहीं आता है समझ में, थोड़ा सा समझ में आ गया क्या मतलब है? सर मान्या एक तूने बार क्या वापस बोला? समझा दो। पिछली बार भी मैंने समझाया था, तब भी समझ में नहीं आया था, तो वापस पूछना चाहिए था। व्हाट इज हैपनिंग यार तुम लोगों को? अरे साइड सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ये एक ट्राइंगल है, ये एक सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल इसके साथ सिमिलर तो क्या दिख रहा है, ये वाली साइड इससे छोटी है, ये वाली साइड की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला साइड इससे छोटा है। अब अगर मुझे ये वाला ट्राइंगल गिवन है और मुझे अगर स्केल फैक्टर गिवन है से लेस देन 1, तो ट्राइंगल कैसा बनेगा, छोटा बनेगा ना। स्केल फैक्टर मतलब अपन किस स्केल में ले रहे हैं, तो 3:4 अगर आ गया, दैट इज लेस देन 1, तो न्यू ट्राइंगल इज स्मॉलर देन द गिवन ट्राइंगल। यस सर। जिसके सिमिलर अपन को ट्राइंगल बनाना है उससे छोटा हो जाएगा। और अगर k इज ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है, अब सपोज ये वाला गिवन ट्राइंगल है, k इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो न्यू ट्राइंगल के साइड अपॉन गिवन ट्राइंगल का साइड इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसका ट्राइंगल जो नया ट्राइंगल बन रहा है उसकी साइड इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन दिस साइड। तो ये वाला ट्राइंगल डेफिनेटली इससे बड़ा बनेगा क्योंकि साइड लेंथ ज्यादा है उसकी। ओके सर। अभी समझ में आया या ऐसे ही बोल रही बस? नहीं सर आ गया समझ में अब। आदि, नील, क्या ये समझ में आया? अरे यस और यस नो सर। बोल सकते हो यार। Yes, sir. नहीं Yes, समझ में sir. आएगा तो वापस समझाऊंगा, पर वापस ऐसे नहीं करना है कि आज समझा दिया फिर कल वापस पूछ रहे हो कि सर क्या हो गया। सर समझ में आ गया। तो अगर m इज ग्रेटर देन 1, m क्या है यहाँ से देखो ना, Sn इज इक्वल टू m आ गया। ये क्या था, साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल, ये क्या है, साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल। m इज ग्रेटर देन n आ गया, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो मतलब साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल इज ग्रेटर देन साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल बड़ा बनेगा। सिंपल सी बात है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कोर्स, सिर्फ एक साइड नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सब बड़ी होंगी। नाउ अब ये ऐसा बनाना है मुझे सच दैट k इज ग्रेटर देन 1। पिछली बार अपन ने k इज लेस देन 1 डिस्कस किया था, तो एग्जांपल से समझाता है। एग्जांपल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। से k इज इक्वल टू 5/3, दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे स्केल फैक्टर इज 5/3 विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1। 5/3 1 से बड़ा होता है, ऐसी गलती मत कर देना कि इसको लेस देन 1 लेके चल रहे हो। अब ये वाला गिवन ट्राइंगल है सपोज, ठीक है, लेट दिस बी ए, यहां पे मैं बी ले लेता हूं, बी, बी डैश, ए एंड सी डैश। यस,
ठीक है। अब ट्रायंगल, जो नया ट्रायंगल बनेगा, क्या वो अंदर बनेगा, इसके अंदर छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? सर बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा ना। पिछली बार अपन ने देखा था कि ट्रायंगल अगर स्केल फैक्टर लेस देन 1 है तो ट्रायंगल जो नया ट्रायंगल बन रहा था विच वी हैड टू कंस्ट्रक्ट, वो इसके अंदर बन रहा था। यस, छोटा ट्रायंगल बन रहा था वो, बट नाउ इट विल बी बिगर देन दिस ट्रायंगल। अब क्या करते हैं, स्टेप्स बता रहा हूं पहले एंड देन वी विल सी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो स्टेप्स आर 5:3 है, जो 5:3 है, जो इसमें से बड़ी क्वांटिटी है उतने नंबर ऑफ डिविजन्स बनाएंगे अपन इस रे पे। अगेन एक रे कंस्ट्रक्ट करी मैंने पॉइंट ए से एट एन अक्यूट एंगल, मेकिंग 5 डिविजन्स। जो यहाँ पे बड़ा नंबर है उसके इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल डिविजन्स बनाएंगे। लेट्स नेम देम A1 A2 A3 A4 and A5 such that all divisions are equal. मतलब AA1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 is equal to A4 A5. ये सब इक्वल हैं। लेट्स से द लेंथ ऑफ ईच डिवीजन इज x। अब स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहां पे पिछली बार रिकॉल करो अपन ने क्या किया था, जब स्केल फैक्टर लेस देन 1 था ये गिवन ट्रायंगल वुड हैव बीन बिगर। तो मैंने किया था कि जो यहाँ पे लास्ट डिवीजन है, लास्ट पॉइंट जो है उसको मैंने इससे ज्वाइन किया था C डैश से। दैट वाज फॉर व्हेन स्केल फैक्टर वाज लेस देन 1। ठीक है, अब स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में मैं A3 जो छोटा वाला वैल्यू है 5:3 में, रेशियो में जो छोटी वैल्यू है उसके इक्वल जो डिवीजन है उसको मैं C डैश से ज्वाइन करूंगा ऐसे। So I will join A3 to C dash. इसके पीछे रीजन अभी बताने वाला हूं। Now A3 C dash ज्वाइन कर दिया मैंने। यहां से A3 C dash के पैरेलल I will make a line from A5। तो लाइन पैरेलल बनाने के स्टेप्स वापस रिकॉल करो। A3 को सेंटर लेके I will make an arc keeping some radius, keeping the same radius। A5 को सेंटर लेके I will make an arc। नाउ यहाँ पे ये आर्क जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है रे को उसको सेंटर लेंगे और ये वाला मेजर करेंगे कि ये कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है। फिर उसी लेंथ को लेके वी विल टेक दिस एज द सेंटर एंड वी विल कट एन आर्क लाइक दिस। और यहां से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा तो ये लाइन पैरेलल आ जाएगी टू दिस लाइन। A3 C डैश के पैरेलल लाइन बन जाएगी। AC डैश को जो साइड ऑफ द ट्रायंगल है उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको एक्सटेंड किया मैंने। जहां पे ये A5 पे जो लाइन बनाई है मैंने इसको इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट वी विल टेक एज C। इस पॉइंट को मैं C ले लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले AB डैश को मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे, बिकॉज ऑफ कोर्स एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि नया ट्रायंगल इससे बड़ा बनेगा तो साइड्स को एक्सटेंड करने पे ही वो बन पाएगा। नाउ AC डैश, हाँ ठीक है, C डैश B डैश के पैरेलल वी विल मेक अ लाइन फ्रॉम पॉइंट C। तो यहाँ पे अगेन वी विल मेजर दिस एंगल। तो यहाँ पे एक आर्क बनाई, यहाँ पे एक आर्क बनाई, इस पॉइंट को सेंटर लेके वी विल मेजर द लेंथ हियर। दिस पॉइंट टेकन एज सेंटर वी विल कट एन आर्क और इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये दिख नहीं रहा है थोड़ा पैरेलल, तो आई विल चेंज इट अ बिट। लाइक दिस। C से मैंने C डैश B डैश के पैरेलल लाइन बनाई
ये जहां पे ए बी डैश एक्सटेंडेड को कट करेगा, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट बी. नाउ ए बी सी ट्राइंगल जो आ रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. These are the steps. ठीक है, ये steps हैं. अब समझो इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है. When the scale factor is 5:3, मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्केल फैक्टर क्या होता है. साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू 5/3 है, विच इज द स्केल फैक्टर. ठीक है, मतलब न्यू ट्राइंगल की साइड अपॉन गिवन ट्राइंगल की साइड आर इन द रेशियो 5:3. ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ये जो नया ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, नया ट्राइंगल जो बन रहा है उसकी जो साइड है ए सी, दिस साइड अपॉन ए सी डैश गिवन ट्राइंगल की साइड शुड बी इन द रेशियो 5:3. यस, अरे ये यहां से समझ में आना चाहिए ना. साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपन, upon side of given triangle should be in the ratio 5:3. This implies that AC upon AC dash should be in the ratio 5:3. ये मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है मुझे साइड. Yes or no? Yes, sir. Yes. क्या ये क्लियर है 100%? ऐसा क्यों कर रहे हैं? AC अपॉन AC डैश 5:3 के रेशियो में क्यों कर रहे हैं? क्या ये क्लियर है? देखो, रटना एकदम आसान होता है स्टेप्स को. 5-6 स्टेप्स हैं, उनको रट लो, बना लो. कोई मतलब नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है, लॉजिक कोई जरूरत भी नहीं है. बट मैं करा रहा हूं और मैं ट्राई कर रहा हूं कि तुम लोगों को समझ में आ जाए. तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता हूं, बट तुम लोग कुछ मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो. तो आई विल अज्यूम कि तुम लोग को समझ में आ रहा है एंड आई विल मूव फॉरवर्ड देन. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कि नहीं समझ में आ रहा है. सर वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सो यस और नो आ रहा है क्या समझ में? नहीं सर. नहीं आया? सर वापस एक्सप्लेन कर दीजिए. कहां से? AC अपॉन AC डैश को 5/3 क्यों लिया है? अच्छा, ये समझ में आ गया क्या? क्या ये समझ में आ गया? दिस इज स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर का मतलब ही यही है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस रेशियो में है. यस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस रेशियो में है, दैट इज स्केल फैक्टर. तो अगर ये स्केल फैक्टर है, ठीक है, SN का मतलब है दैट दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल वी आर कंस्ट्रक्टिंग. SG का मतलब है दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल वी हैव बीन गिवन कि इसके सिमिलर ट्राइंगल बनाओ. तो इन दोनों का रेशियो 5:3 होना चाहिए. अगर AC में ले रहा हूं कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल की साइड, AC डैश एज द साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल, जो कि लिया है मैंने. AC डैश इज द साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल गिवन है. और AC क्या लिया है? AC इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल वी आर कंस्ट्रक्टिंग similar to the given triangle. So AC is the side of the constructed triangle, AC dash is the side of the given triangle. They should be in the ratio 5:3, तभी तो scale factor 5:3 आएगा. अभी आया क्या समझ में? Yes, Yes sir. sir. पक्का? ठीक है, तो अब मुझे ये बनाना है, ये चीज आनी चाहिए. ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ट्राइंगल में सिमिलर बना रहा हूं तो अगर ये वाली साइड AC अपॉन AC डैश 5:3 के रेशियो में है तो बाकी सारी साइड भी 5:3 के रेशियो में अपने आप हो जाएंगी अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल बना रहा हूं तो. यस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल इन द सेम रेशियो. तो अगर ये मैंने बना लिया और फिर सिमिलर ट्राइंगल बना दिया तो मेरे पास गिवन ट्राइंगल आ जाएगा. अब यहां तक ये समझ में आया क्या? Yes, sir. आदि, Yes, sir. Yes sir. नील, मान्या, सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. तो अब ये 5:3 के रेशियो में है. नाउ अब AC डैश, अब मुझे 5:3 के रेशियो में बनाना है इनको, AC अपॉन AC डैश. तो क्या ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, इज दिस नॉट गिविंग मी 5:3 रेशियो? यस और नो? Sir, it is. Yes, sir. है ना? क्या हो रहा है? लाइन सेगमेंट को अपन ने जब डिवाइड किया था तब सिमिलर टाइप का कंस्ट्रक्शन किया था.
अगर मैं A3 को C डैश से बना ज्वाइन कर रहा हूं और A5 को C से ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये 3 C डैश जो पॉइंट है ये AC को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. यस और नो? Yes, sir. So, यस. तो यहां से अपने पास आ जाएगा दैट AC अपॉन AC डैश is in the ratio 5:3. So this is the required construction to make this true. मतलब to make that we are doing this construction. Clear? तो यहां पे अभी Yes, पहले sir. ये कंस्ट्रक्ट किया है अपन ने. ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्ट कर दिया. अब मैंने बोला था कि अगर ये कंस्ट्रक्ट कर दिया देन सेकेंड पार्ट विल बी टू मेक द ट्राइंगल सिमिलर. ठीक है, और ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए सिर्फ एक चीज करनी है अपन को. ए तो अपने पास कॉमन ही है, दूसरा एंगल, एक और एंगल मुझे इक्वल बनाना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनाना है. दैट इज ऑल. क्योंकि डबल ए सिमिलरिटी से वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे. यस. तो यहाँ पे अब मेरे पास AC आ गया लाइन साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो यहां से मैं C पे इस एंगल के इक्वल एंगल बना दूंगा सो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये वाला एंगल कॉमन हो गया, ये वाला एंगल इक्वल हो गया. तो अब जो ट्राइंगल बन रहा है ABC, इट विल बी सिमिलर टू AB dash C dash because there is double A similarity. Yes, समझ में आ गया क्या? yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. this is the justification of why this is the ABC is the correct triangle similar to AB dash C dash such that the क्या है ये? Such that scale factor is 5:3. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे AC ये अपन ने कंस्ट्रक्ट किया, AC अपॉन AC डैश इज 5:3 सिंस बाय डबल A सिमिलरिटी ABC triangle ABC is similar to triangle AB dash C dash. Therefore, AB upon AB dash is equal to AC upon AC dash is equal to BC upon B dash C dash is equal to 5:3. This is when we construct the triangle when the scale factor is greater than 1. ठीक है, वापस एक बार रिकैप कर रहा हूं, सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए. ठीक है, नाउ स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1. स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब स्केल फैक्टर जब अपन लेते हैं तब साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल ऊपर होता है, साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल नीचे होता है. दिस इज द रेशियो SN अपॉन SG, साइड ऑफ न्यू ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल, वो होता है स्केल फैक्टर. नॉट SG अपॉन SN, गलत मत कर लेना. गिवन ट्राइंगल की साइड अपॉन न्यू ट्राइंगल की साइड इज नॉट स्केल फैक्टर. इट इज ऑलवेज न्यू ट्राइंगल की साइड अपॉन गिवन ट्राइंगल की साइड विच इज SN अपॉन SG. ठीक है, that is given to be greater than 1, meaning side of the new triangle is greater than side of the given triangle. ठीक है, so जो नया ट्राइंगल बनेगा जो अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं similar to the given triangle, it will be bigger in size. yes, ठीक है. स्केल फैक्टर को अगर समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हैं. मैंने बताया था जब सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ाया था मैंने कि if two figures are similar, कोई भी फिगर्स होते हैं अगर सिमिलर हैं तो क्या होता है, they are equal in, they are same in shape, they are same in shape but not in size. yes, क्या ये बताया था मैंने, याद आ रहा है क्या? Yes, sir. they are similar, they are same in shape but not in size. ठीक है, तो अगर दो फिगर्स सिमिलर होते हैं तो मैं एक फिगर को
एक्सपैंड कर सकता हूं, एक्सपैंड करके या फिर श्रिंक करके दूसरे फिगर के इक्वल बना सकता हूं। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. जैसे कोई दो स्क्वायर हैं, स्क्वायर से समझो क्योंकि ज्यादा इजी है, स्क्वायर को इमेजिन करना ज्यादा इजी है। तो इफ देयर इज अ स्मॉलर स्क्वायर एंड इफ देयर इज अ बिगर स्क्वायर, ठीक है, तो स्मॉलर स्क्वायर को मैं एक्सपैंड कर दूंगा तो आई कैन मेक इट इक्वल टू द बिगर स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, और अगर बिगर स्क्वायर है उसको मुझे स्मॉलर स्क्वायर के इक्वल बनाना है तो मैं उसको श्रिंक कर दूंगा एंड आई कैन मेक इट इक्वल इन शेप एंड साइज टू द स्मॉलर स्क्वायर। यस, तो वहां पे अपन या तो स्केल कर रहे हैं, मतलब स्केल कैसे कर रहे हैं, वहां से अपने पास आ रहा है कि स्केल फैक्टर। स्केल कैसे कर रहे हैं, छोटे ट्राइंगल को अपन बड़े में एक्सपैंड करेंगे तब इक्वल आएगा, बड़े ट्राइंगल को श्रिंक करेंगे तब वो इक्वल बनेगा, दोनों ट्राइंगल्स इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द स्केल फैक्टर? अगर स्केल फैक्टर इज लेस देन 1 मतलब मैं उसको श्रिंक कर रहा हूं, और अगर स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 मतलब जो गिवन ट्राइंगल है उसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं। यस और नो? Yes, sir. क्या ये Yes, समझ में sir. आ रहा है? अब वापस एक बार एक स्क्वायर का एग्जांपल ले रहा हूं। अब से एक स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर साइड का, एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर साइड का। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को इफ आई एक्सपैंड 2 टाइम्स, ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ कि जो साइड है 2 सेंटीमीटर उसको मैं 4 सेंटीमीटर कर रहा हूं, तो वो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द बिगर स्क्वायर नाउ। यस और नो? अरे यस और नो? Yes, sir. एक्सपैंड किया ना, 2 टाइम्स कर दिया, 2 सेंटीमीटर का 2 टाइम्स करेंगे तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिगर ट्राइंगल एंड स्मॉलर ट्राइंगल। तो मैंने क्या किया, आई स्केल्ड इट 2 टाइम्स, आई स्केल्ड द स्मॉलर स्क्वायर 2 टाइम्स, तो स्केल इज ग्रेटर देन 1 मतलब मैं उसको एक्सपैंड कर रहा हूं। समझ में आया क्या? अगर मैं बड़ा वाला स्क्वायर को छोटे वाले स्क्वायर के इक्वल बनाना चाहूं, कॉन्ग्रुएंट बनाना चाहूं, तो बड़े वाले स्क्वायर का साइड इज 4 सेंटीमीटर, आई विल हैव टू shrink it 2 times. I will have to shrink it 2 times. मतलब I am multiplying it by 1 by 2. I am multiplying 4 with 1 by 2 to get the smaller side, to get the side equal to 2 centimeter. So now scale factor is 1 by 2 which is less than 1. मतलब मैं इस बार shrink कर रहा हूँ स्क्वायर को to make it congruent to the other one. अभी समझ में आया क्या स्केल फैक्टर? Yes, sir. ठीक है, Yes. हाँ, तो अब ग्रेटर देन 1 है तो अपन एक्सपैंड करेंगे। आई एम मेकिंग अ बिगर ट्राइंगल। नाउ 5:3 का रेशियो है, तो अगर AC जो मैंने साइड लिया है, दिस इज द साइड ऑफ द न्यू ट्राइंगल दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग, AC डैश इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल दैट इज गिवन, तो ये 5:3 के रेशियो में होना चाहिए। तो AC डैश B डैश इज द गिवन ट्राइंगल। तो स्टेप्स क्या होते हैं, पहले मैं A पॉइंट से लेकर एक रे बनाया एट एन अक्यूट एंगल टू दिस साइड, देन 5 डिविजन, जो 5:3 के 5:3 में जो नंबर बड़ा है उतने नंबर ऑफ डिविजन्स में यहाँ पे मार्क करूंगा, इक्वल डिविजन्स ऑन दिस रे। सो A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5 आर ऑल इक्वल डिविजन्स। नाउ क्योंकि AC dash is 3, it is smaller than the bigger side than AC. Since it is smaller, तो मैं A3 को C dash से ज्वाइन करूंगा, जो कि स्मॉलर नंबर है यहाँ पे, उसको मैं C dash से ज्वाइन करूंगा। ठीक है, फिर मैंने A3 C dash को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मैं A3 C dash के पैरेलल आई विल मेक अ लाइन फ्रॉम A5, from A5 I will make a line parallel to A3 C dash। इसके स्टेप्स पता होनी चाहिए कि पैरेलल लाइन कैसे बनानी है। फिर यहां से मैंने A5 पे जो लाइन बनाया है उसको एक्सटेंड किया है, where it intersects AC dash extended,
ठीक है, लैंग्वेज पकड़ना सीखो। ए सी डैश एक्सटेंडेड मतलब ए सी डैश को एक्सटेंड किया है, ये वाली लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ए सी डैश एक्सटेंडेड को, दैट पॉइंट इज पॉइंट सी, दैट इज वर्टेक्स सी ऑफ द ट्राइंगल। नाउ ये वाला कंस्ट्रक्शन वैलिड क्यों है? बिकॉज नाउ ए सी अपॉन ए सी डैश इज इन द रेशियो 5:3। ठीक है, अब यहां से C से I will make a line parallel to C dash B dash. To make that line parallel, I will do this construction, मतलब angle equal बनाऊंगा। तो ये वाला line जो आ रहा है, this line is parallel to this line. ये line AB dash extended को जहां पे intersect करेगा, that point will be vertex B. Then ABC is the required triangle. ठीक है, and corresponding sides of this triangle are in the ratio 5:3. I hope it is absolutely clear कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Yes, अभी sir. भी कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. नो? चलो आगे। हाँ आदि, अब लास्ट क्लास में जो तेरे को ट्राइंगल में डाउट था, क्या वो क्लियर हुआ है? जब स्केल फैक्टर लेस देन 1 था, वो वाला केस Yes, sir. क्लियर हो गया क्या डाउट? हाँ. ठीक है, हाँ ओके। तो आगे प्रोसीड करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स from an external point. Construction of tangent from an external point. पहले steps देखो क्या होते हैं। This is a circle. A given point in the external of the circle, say this point is P, this is the center of the circle O. अब मुझे P point से इस सर्कल के ऊपर tangents बनाने हैं। Of course 2 tangents बनेंगे अगर P point external में है तो, ठीक है, we have already seen that 2 tangents बनेंगे। तो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? PO को मैं ज्वाइन करूंगा पहले। PO को मैंने ज्वाइन किया, नाउ PO, अच्छा मैं ऐसे बना सकता था, कोई बात नहीं, अब डॉटेड बना दी। PO को ज्वाइन किया, इसका मिड पॉइंट लेंगे PO का। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे बनाते हैं? अगर नहीं पता है लेंथ ऑफ द सेगमेंट तो ऑफ कोर्स 2 तरीके हैं, या तो इसको मेजर कर लो PO को स्केल से, ठीक है, और फिर उसका मिड पॉइंट ले लो कि हाँ ये मिड पॉइंट आ गया, स्केल से आ सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो स्केल, जरूरी नहीं कि हमेशा कंपास या प्रोटेक्टर ही यूज करना है या सिर्फ कंपास यूज करना है। तो यहाँ पे ये स्केल मैंने यूज किया, ये बना दिया, तो ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड है कि PO का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनाते हैं, 2 आर्क ऊपर 2 आर्क नीचे, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो perpendicular bisector is perpendicular to the line segment and passes through the midpoint. तो ये पॉइंट जो आ रहा है, this is the midpoint, say this is M। ठीक है, दोनों तरीके वैलिड हैं, कोई सा भी कर सकते हो। नाउ M को सेंटर रख के, टेकिंग MO एज द रेडियस, MO या फिर MP दोनों सेम ही होंगे, MP और MO को रेडियस लेके आई मेक अ सर्कल। ऐसा सर्कल बनाया मैंने, कीपिंग दिस एज द रेडियस। अच्छा, इसको मैं नहीं ले रहा हूं, ऐसे R नहीं ले रहा हूं, बिकॉज R अपन सेंटर इस सर्कल का रेडियस लेंगे, तो ऐसे ही समझ लो, लेने की जरूरत नहीं है इसको कुछ भी। कीपिंग MO एज द रेडियस, आई एम मेकिंग अ सर्कल।
ठीक है. नाउ लास्ट स्टेप इज सिंपल. ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों पॉइंट अपने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे. से दिस इज T1, दिस इज T2. इसको P से ज्वाइन कर देंगे, इसको भी P से ज्वाइन कर देंगे. तो ये जो दो टैंजेंट्स लाइन सेगमेंट्स या लाइंस बन रही हैं PT1 एंड PT2, they will be the tangents to the circle from the point P. ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? वापस रिकॉल करो स्टेप्स क्या है. एकदम सिंपल है. सर्कल गिवन है विद सेंटर O, P पॉइंट इज गिवन विच इज इन द एक्सटीरियर. तो दो टेंजेंट्स बनेंगी टू द सर्कल. P और O को मैं ज्वाइन कर देता हूं. ठीक है, P और O का मिड पॉइंट निकालेंगे. देयर आर टू वेज. Either you use the scale to find the midpoint of PO, or you can make the perpendicular bisector. वो जहां पे intersect करेगा PO को, that will be the midpoint. तो इस point को मैंने M ले लिया. Now taking this as the center, M as the center, MO as the radius, MO को radius या MP को radius, since both are equal, I make a circle like this. ये वाला circle जहां पे इस circle को intersect करेगा, these points will be the points of contacts of the tangent. Say this is T1, this is T2. P T1 को join कर दिया, P T2 को join कर दिया. तो these are the required tangents. Yes, clear? अब मैं justification बता रहा हूं इसका कि ऐसा क्यों है, कि ये tangents कैसे आ रहे हैं. तो सिंपल सा justification है. T1 और O को मैंने join किया. ठीक है, इसके लिए बता देता हूं, सेम चीज दूसरे वाले के लिए भी है. T1O is the radius of the circle. This is radius of the circle. ठीक है. नाउ यहाँ पे अब यहाँ पे 9th का कॉन्सेप्ट आ रहा है which is also important. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. PO क्या बन गया इस वाले सर्कल के लिए? व्हाट इज PO? जो ये वाला सर्कल है इसके लिए PO क्या है? डायमीटर है. यस. तो डायमीटर मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विथ एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. क्या ये कॉन्सेप्ट पता है? नहीं पता होगा. आई एम प्रीटी श्योर किसी को नहीं याद होगा. अब यहाँ पे मैं वापस रिकॉल करा रहा हूँ. रिकॉल कराते वक्त ध्यान रखना है कि मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा. नहीं, जरूरी नहीं है, बता भी सकता हूं, बट आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू, बट आई विल टेल यू कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये कॉर्ड है. आई टोल्ड यू कि अगर कॉर्ड सेंटर पे एंगल 2x बना रहा है तो एनी अदर पॉइंट इन द सेम सेगमेंट पे इट विल मेक एन एंगल x. क्या ये याद आ रहा है? एंगल इन द सेम सेगमेंट is half of the angle subtended at the center. Yes, sir. ठीक है, ये याद आना चाहिए. This is a very important property. Now, if this angle is 2x, this will be x. तो अगर ये chord diameter हो जाती है तो क्या होगा? If this chord is diameter, एंगल पे सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? 180 डिग्री. सेंटर पे 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं डायमीटर. ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. सो अगर मैंने कोई भी दूसरा पॉइंट ले लिया ऑन द सर्कल, क्योंकि अब दोनों सेगमेंट सेम ही है, तो कोई से भी सेगमेंट में कहीं पे भी ले लो, क्या हो जाएगा? अगर ये 180 डिग्री है तो दिस विल बी 90 डिग्री. कहीं पे भी ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो ऑन द सर्कमफेरेंस, एंगल मेड विल बी 90 डिग्री. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसका प्रूफ मैंने बताया था, याद आ रहा है मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये वाली चीज अपन यहाँ पे लगा रहे हैं. PO is the diameter of this circle. So PO will subtend an angle 90 degree at the point T1. So PT1 is 90 degree. Similarly,
PT2O is also 90 degree. ठीक है. Now if PT1O is 90 degree and T1O is the radius, तो रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन है, डेफिनेटली दैट लाइन will be a tangent. This is what we saw जब अपन ने प्रूफ किया था tangent क्यों होता है 90 डिग्री. रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन है तो वो tangent ही आएगा. ठीक है. Outside the circle, of course. PT1 is the point of contact. Sorry, T1 is the point of contact. मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है. क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या समझ में नहीं आया? अरे बताओगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगा, वरना आई विल अज्यूम कि तुम लोगों को आ गया समझ में. क्या इसका प्रूफ जानना चाहते हो? इसका प्रूफ उसी से हो जाएगा. वो 2x और x क्यों आ रहा था उसका प्रूफ जानना है, मतलब कि वो क्यों हुआ ऐसा. आलिया, यस सर. क्या हुआ कुछ नहीं. तो बताना है. समझ में आ गया क्या? हाँ सर. पक्का ना 100%? ओके. कोई डाउट है किसी और को? No, sir. नो. ठीक है. तो ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. T1O is the radius, PT1 is perpendicular to T1O, तो डेफिनेटली ये टेंजेंट ही होगा क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन है तो वो टेंजेंट ही आएगी. यस. सो ये अपना कंस्ट्रक्शन था टू मेक टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. For the theory part, this was everything in constructions. Let me take a few examples. बहुत ही सिंपल चैप्टर है. और अगर प्रूफ नहीं जानना चाहते हो, सिर्फ स्टेप्स करना चाहते हो, फिर तो एकदम ही बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा. फिर तो बस रटना है कि ये स्टेप्स हैं, खत्म. 5-6 स्टेप्स एक कंस्ट्रक्शन में रट लिया, मजे. बस ये रिपीट करते रहो और खत्म. बट वो रटना ही तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है रटने के लिए कि वो याद ही नहीं रहता है. फिर एक भी स्टेप गलत हो गया तो सब गलत. Example, draw a circle of this and construct a tangent. So draw a circle. Okay, let's take this example. Exercise 11.2 का question second. Draw a circle, construct a tangent to the circle, to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculations. 4 centimeter का radius है, then 6 centimeters का radius लेके एक circle है concentric. From a point on this outer circle, I have to make tangents to the inner circle. Yes, समझ में आ रहा है? Now क्या करना है? बहुत ही सिंपल है. इसको मैंने P पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, सेम ही बात है. P पॉइंट को मैंने O से ज्वाइन किया. सो PO की लेंथ कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर्स. तो 3 सेंटीमीटर विल बी द
at 3 centimeter will be the midpoint. Say this is point M. So MO is equal to 3. Of course ये वाला इस सर्कल के अंदर बनेगा पॉइंट M, क्योंकि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो M इसके अंदर ही आएगा. Taking MO as the radius, I make a circle. Like this. ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, these points will be T1 and T2. T1 को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये एक टेंजेंट हो गई. T2 को ज्वाइन कर दिया, this is the second tangent. Also verify the measurement by actual calculation. ओके, तो थियोरेटिकली क्या आना चाहिए? T1O is equal to 4 centimeters, PO is equal to 6 centimeters. This angle is 90 degree. So PO square is equal to PT1 square plus T1O square. पाइथागोरस थ्योरम से ये होना चाहिए. PO की वैल्यू is 6, so 36 is equal to PT1 square plus T1O की वैल्यू is 4 centimeter, इसका square will be 8. So PT1 square is equal to 36 minus 8, which is 28. So PT1 is equal to root 28. Root 28 को लिख सकते हैं root 7 into 4, which is 2 root 7. ये PT1 की वैल्यू आई. थियोरेटिकली root 7 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. थियोरेटिकली दिस विल बी द वैल्यू. और अगर अपन वहां पे ऐसा मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, तो PT1 यहाँ पे अगर मैं मेजर करूं तो इट शुड बी इक्वल टू 2 root 7. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. तो जो PT1 मेजर करने पे आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू 2 root 7. अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए सेम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत एरर आ जाता है. Yes, question 6 ले रहा हूं from the same exercise. Question 6 is, let ABC be a right triangle in which AB is equal to 6 centimeters, BC is equal to 8 centimeters. Angle B is equal to 90 degree. BD is the perpendicular from B on AC. This is 6. This is 8. Angle B is 90 degree. Angle B points I am making a perpendicular on AC. It is not necessary that this perpendicular will meet the midpoint of AC. जरूरी नहीं है ये कहीं से भी. D is not necessarily the midpoint. यहाँ पे नहीं है midpoint. The circle through BCD is drawn. Construct the tangents from A to this circle. अब BCD से पास होने वाला एक सर्कल बनाना है अपन को पहले. ठीक है, कोई बता सकता है कि अपन कैसे बना सकते हैं? 3 पॉइंट्स अगर मुझे गिवन है तो सर्कल.
How can we make a circle that will pass through BDC? Here, in this case, इस केस के लिए बताना है अभी सिर्फ. Yes, anyone? नहीं आ रहा है? No, sir. ओके अभी वापस वही चीज रिकॉल करो जो मैंने अभी बताई थी. जस्ट अगर डायमीटर होता है तो एनी अदर पॉइंट ऑन द सेगमेंट मैं ले लूं तो उस पे वो 90 डिग्री बनाएगा. यहाँ पे अगर मैं BC को डायमीटर ले लेता हूँ, ठीक है, BC को डायमीटर ले लेता हूँ, तो सर्कल अगर मैं बनाऊं टेकिंग BC एट दिस डायमीटर, since this angle is 90 degree, so D will be any point on the segment on the circle, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है. अभी मैंने बताया था कि डायमीटर मेक्स 90 डिग्री एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल. तो BC को मैंने डायमीटर लिया, मतलब मिड पॉइंट लिया मैंने BC का. से दिस पॉइंट इज M, BC का मिड पॉइंट M, so BM will be 4 centimeters. BM 4 centimeters हुआ, उसको रेडियस लेके I make a circle. It will pass through D, of course, क्योंकि ये D point जो होगा, this will be any other point on the, it will be a point on the circle. तभी 90 डिग्री एंगल बन रहा है. So taking BC as the diameter, I can construct a circle which will pass through D. यहाँ पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है. अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता तो I would have to have some other method to make the circle. ठीक है, ये वाला यहाँ पे इसलिए वैलिड है क्योंकि अगर BC सर्कल का डायमीटर हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, तो D is any other point on the circle. अब ऐसे 9th के कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हो, इसलिए प्रॉब्लम होती है आगे पढ़ने में कि क्या चल रहा है. एकदम चेहरों पे ऐसे दिखता है कि क्या हो गया यार, याद क्यों नहीं आ रहा है ये. नाउ यहाँ पे ये अपने पास सर्कल बन गया. अब यहाँ से मुझे इस सर्कल पे मुझे A से वो बनाने हैं टेंजेंट्स. ठीक है, अगेन सिंपल है. ये M इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. AM को मैं ज्वाइन करूंगा. वही जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं उनको वापस रिपीट करेंगे. AM का मिड पॉइंट निकालेंगे either by perpendicular bisector or by using a scale. ये सपोज मिड पॉइंट आ गया, इसको मैं कुछ ले लेता हूँ Q. जरूरी नहीं कि हमेशा M लूं. तो ये पॉइंट Q हो गया. Taking Q as the center, QM as the radius or AQ as the radius, I will construct a circle. समझ में आना चाहिए एकदम. ठीक है, नाउ AM इज द ये वाला जो सर्कल है, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को, these points will be T1 and T2. ये वाला पॉइंट T2 है, ये वाला पॉइंट T1 है. नाउ A T1 को ज्वाइन किया मैंने, A T2 को ज्वाइन किया, then these are the required tangents. I hope it's clear. ठीक है, हर जगह पे 9th के कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं. ठीक है, so this exercise you have to complete it. 11.2 तक
पूरा कंप्लीट करना है, मतलब चैप्टर कंप्लीट करना है एनसीईआरटी में से। 5 शीट आई विल सेंड यू, सो वो भी ट्राई करनी है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5-6 क्वेश्चंस हैं बस, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चंस के लिए बस आधा या पौन घंटा लगना चाहिए टोटल पूरे चैप्टर में, 1 घंटा मैक्सिमम। 5 शीट में भेज दूंगा, ठीक है। उसमें से भी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस, एंड अगर टाइम मिलेगा तो ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस करेंगे जो बचे हुए हैं अपने, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। Okay, sir. ठीक है, Thank you. सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. या होमवर्क कंप्लीट करके रखना है you, sir. एकदम 100%। Okay, sir. यस, ओके, थैंक यू, बाय बाय।